हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम। आज हम बोहर्स के थ्योरी ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। बोहर्स ने एटम के बारे में क्या थ्योरी दी थी उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है बच्चों? बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम। एटम नाम तो सुना होगा, बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं ना, एटम फिजिक्स में। तो एटम क्या होता है बच्चों? किसी भी पदार्थ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कहने का अर्थ यह है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम होती है। जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। उसी प्रकार एटम जो होते हैं वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट होता है। अब एटम के बारे में बहुत सारी बातें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने की हैं, क्योंकि एटम से ही सारी बॉडीज बनती है ना। तो बोहर सर ने भी अपनी थ्योरी एटम के बारे में दी है। अब उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं बोहर्स थ्योरी ऑफ एटम। बोहर सर ने क्या बताया बच्चों? बोहर सर ने बताया कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, लगातार चक्कर लगाते जाते हैं। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम में दो तीन चीजें होती हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पढ़ा है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के अबाउट, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, तो न्यूक्लियस के अबाउट क्या करते हैं? लगातार सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया? बोहर सर ने बताया। इवन रदरफोर्ड सर भी पहले बता चुके थे, है ना। लेकिन कुछ चीजें थी, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बोहर सर ने बताया कि जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर लगाते हैं इट मींस अगर कोई भी बॉडी किसी भी किसी का सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती है इट मींस उन दोनों के बीच कुछ फोर्स कार्य करता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाती है इट मींस हमारे अर्थ और सन के बीच कुछ बल कार्य करता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। कोई भी बॉडी यदि किसी का सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है इट मींस उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य क्या है? किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना। यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट चक्कर लगा रहा है इट मींस इसमें भी कोई बल है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य कर रहा है। समझ पा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और सन के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इसमें कौन सा बल है? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों चार्ज है। तो इन दोनों चार्जों के बीच कुछ फोर्स लगता है, और हमें पता है कि ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है? कूलॉम फोर्स होता है। हमने पढ़ रखा है, 12वीं में पढ़ा है, और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है ना। तो इन दोनों के बीच जो कूलॉम बल लगता है वो कितना होता है? हमने पढ़ रखा है कि कूलॉम फोर्स क्या होता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। हमने बचपन में पढ़ा है कि कूलॉम फोर्स क्या होता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद है? F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। याद कीजिए, नहीं है तो मैं यहां पे लिखूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है
कंसीडर अ इलेक्ट्रॉन मास स्मॉल m and charge e revolving in a circular orbit of radius r about the stationary nucleus। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है जिसका मास m है, चार्ज e है, वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है। समझ पा रहे हैं? वही चीज मैंने अभी डिस्कस की है। अब so that electrostatic force of attraction is equal to the inverse centripetal force। मैंने अभी बात की है इसके बारे में कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है यहाँ कौन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कूलाम बल, है ना। तो वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है, F E जो है जिसको हम कूलाम बल कहते हैं, यहां पर किसके बराबर है? F C के बराबर, F सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तभी तो ये घूम रहा है ना। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, इट मींस इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य कर रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, कूलाम बल के बराबर है। ठीक है ना। तो ये एफ ई किसके बराबर हो गया बच्चों? एफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। हम जानते हैं कि कूलाम का जो बल होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट यहाँ पर Q1 Q2 तो है नहीं। यहाँ पर क्या है? हमारे पास चार्ज के रूप में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और दूसरा प्रोटॉन का चार्ज है, जो कितना है? Ze। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E है। ठीक है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 का काम कर रहे हैं E और Ze काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कूलाम बल क्या लिखते हैं हम बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze Q1 और Q2 E अपॉन R स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। बराबर किसके बराबर करते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारा क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। अब यहां से हम पक्षांतर करते हैं और हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्ञात करते हैं, v स्क्वायर। देखिए यहां से हमको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इस इक्वेशन से हमको बहुत सारी चीजें, हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, रेडियस निकाल सकते हैं। अब जब वेलोसिटी मिल जाएगी तो हमको काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। बहुत सारे हमको इससे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लेट्स बिगिन। यहां से अगर मैं v स्क्वायर को निकालता हूं बच्चों, तो r और m को मुझे उधर ले जाना पड़ेगा, मतलब पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर, e और e स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर। यहां से r ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर आ गया, और m कहां आएगा? नीचे आएगा, तो नीचे ले आएंगे। एक r से एक r कट जाएगा, यहां से कितना बचेगा? एक r बचेगा। मतलब v स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन m और एक r। इसको हमने क्या दे दिया है? इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। इससे हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v को अगर हम स्क्वायर को उधर जाने दें तो इसमें रूट करके हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे ही हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिलेगी बच्चों, तो हम काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़े हैं ना? 1/2 mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास समीकरण 2 में है, उसको हम यहां पुट कर देंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m, और v स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन m। जो कटता है काट देते हैं। देखिए m और m कट रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है। तो Ke इक्वल टू 1/4 टू जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन r। m से m कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हम पहले प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लासेस में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर, वही Q1 Q2 ही है, ठीक है ना, अपॉन r होता है। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो r स्क्वायर होता है,
और जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो आर होता है, वो भी किसमें होता है, माइनस में। यहाँ पर देखिए, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अब हम इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर अपॉन R माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। P की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर अपॉन R, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू आती है -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर अपॉन R, जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को बताता है। बोहर सर ने इतनी सारी चीजें निकाली, इसके बावजूद भी कुछ कमियां रह गई। अब क्या कमियां थी उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमको बताता क्या है। देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर ऑब्जर्वेशन शुड रेडिएट एनर्जी कंसिक्वेंटली डिक्रीजेस। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अबाउट चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो रही है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार हमारी जो अगर कोई बॉडी किसी के अबाउट सर्कुलर पाथ में या किसी भी पाथ में चक्कर लगा रही हो तो उसमें एनर्जी का क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। अब एनर्जी का लॉस होता है, इट मींस यहां पर हमारा जो इक्वेशन 5 है एनर्जी और रेडियस के बीच में रिलेशन बता रहा है। अगर एनर्जी घटेगी तो रेडियस भी क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हैं, माइनस में है ना, तो एनर्जी यदि घट रही है तो रेडियस भी क्या होगा, घटेगा। मतलब धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अभी यहां चक्कर लगा रहा है, जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी ये लगातार इस तरीके से डिक्रीज होते जाएगा और अंततः जाके कहां मिल जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा। भाई इस रिलेशन से हमें यही पता चलता है कि, और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बोला गया है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में या किसी भी तरीके से वो लगातार चक्कर लगा रही है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, और जब एनर्जी का लॉस होता है तो रेडियस भी इसका क्या होता है, कम होता जाता है। अब जब कम होता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जाके कहां मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा, और न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा इट मींस एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जनरेट हुई। इस इक्वेशन में या बोहर सर के थ्योरी ऑफ एटम में दो प्रॉब्लम्स थी। दो प्रॉब्लम्स कौन सी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लॉस करता है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि यदि एनर्जी लॉस करता है तो धीरे धीरे क्या होगा, जाकर के उसका रेडियस कम होता जाएगा और जाके वो कहां मिल जाएगा, न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा। इसी कमी को पूरा करने के लिए, इसी कमी को सुधारने के लिए बोहर सर ने दो पोस्टुलेट दिए, और उन दोनों पोस्टुलेट में उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू चीजों को समझाया। क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू यदि हम चीजों को समझेंगे तो हमारे एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है। तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया और एटम का स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास किया। तो बोहर के जो दो पोस्टुलेट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।